हेलो एंड वेलकम प्यारे बच्चों, कैसे हो सारे। मैं असीम भारद्वाज स्वागत करता हूं आप सभी का इस सेशन के अंदर। तो बच्चे, एमपी टेट वर्ग 2 साइंस वाले एस्पिरेंट्स के लिए आज यूनिट नंबर 6 हमारी है, जिसके एमसीक्यू क्वेश्चंस की हम लोग आज प्रैक्टिस करेंगे बच्चे। यूनिट नंबर 6 जो कि आपकी फिजिक्स से रेलिवेंट बच्चे एक यूनिट है, एक इकाई है। और फिजिक्स से संबंधित इस यूनिट के अंतर्गत आज वो क्वेश्चंस आप सभी को करवाऊंगा जो आपके पिछली बार एग्जाम में पूछे गए थे। यूनिट को प्रैक्टिस करने के लिए जो जरूरी है या फिर जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है बच्चे, सभी का कॉम्बिनेशन लेकर के आप सभी के सामने यहां पर मैं लेकर के आया। तो यूनिट नंबर बच्चे 6 है आप सभी की। आ जाइए शुरुआत करते हैं यूनिट नंबर 6 का। पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने यहां पर दिया गया है। क्वेश्चन में बच्चे आपको क्या बोला गया है, देखिए। 30 किलोमीटर प्रति घंटे के वेग यानी वेलोसिटी, आपको वेलोसिटी दे रखी है भाई, 30 किलोमीटर प्रति घंटे की वेलोसिटी है। उससे चलने वाली एक ट्रेन है बच्चे, उसकी गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी। देखो भाई, जो जो भी क्वेश्चन के अंदर दिया जाए, देखो फिजिक्स की यूनिट है ये आपकी वर्ग 2 के सिलेबस में, तो डेफिनेटली क्वेश्चंस हमारे 99% न्यूमेरिकल होने वाले हैं। पीछे भी हमसे जो पूछे गए हैं वो भी मैं आपको मेंशन करके बताऊंगा कि आपके एग्जाम में कौन सा पूछा गया था पिछली बार। एक आपको दिया है वेलोसिटी की वैल्यू, एक वेलोसिटी दे रखी है आपको, और उसको दे रखा है बच्चे 30 किलोमीटर पर आवर, 30 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखा है। उसके बाद फिर दे रखा है आपको काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, ये बच्चे आपको दे रखा है काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी आपको कितनी दे रखी है ये लीजिए, ये आपका वैल्यू दे रखी है बच्चे। फिर आपको बोला है इस ट्रेन की जो वेलोसिटी है ना, उसका वेग को बढ़ाकर हमने 60 किलोमीटर प्रति घंटे कर दिया। यानी अब एक और वेलोसिटी दे रखी, इसलिए मैंने v1 v2 मान लिया, इन्होंने उसको कर दिया 60 किलोमीटर पर आवर कर दिया बच्चे, यानी 30 किलोमीटर पर आवर से बढ़ाकर 60 उसकी वैल्यू कर दी। ठीक है, तो आप बताइए कि उसके द्वारा जो किया गया कार्य होता है वो क्या है। यानी कि सर सीधा सीधा हमारे पास में क्वेश्चन के अंतर्गत ये बोला है कि भाई इतने से बढ़ाकर वेलोसिटी बच्चे इतनी कर दी, तो वर्क डन बताओ ऐसा काम करने में कितना हुआ। देखो यार, जब भी वर्क डन की आपसे बात पूछे तो वर्क डन आप लोग समझ जाना कि भाई जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी है और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है, उनका डिफरेंस होता है। जब भी एनर्जी की फॉर्म में आपको वर्क डन निकालना पड़े ना प्यारे बच्चे, बहुत जोर देकर के मैंने इस बात को समझाया था आपको जब सिलेबस करवाया था बैच के अंदर। तो काइनेटिक एनर्जी मतलब जो 60 की वेलोसिटी होने के बाद जो काइनेटिक एनर्जी है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी 30 की जब वेलोसिटी थी तब जो काइनेटिक एनर्जी, उनका डिफरेंस होता है। अब सर हमारे पास में ये पहले वाली काइनेटिक एनर्जी तो है कि भाई 30 की जब उसकी वेलोसिटी या उसकी स्पीड थी ना, तब तो हमारे पास ये थी। अब 60 वाले केस में क्या है, अगर वो आ जाए तो काम बन जाए। देखिए, अब यहीं पर लगता है एक फॉर्मूला। आप सभी ने काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम का रिलेशन पढ़ा है, काइनेटिक एनर्जी और मास का रिलेशन पढ़ा है, काइनेटिक एनर्जी और वेलोसिटी का भी रिलेशन पढ़ा है। जब हम ये रिलेशन पढ़ते हैं ना, तो हम आपको ये सिखाते हैं कि भाई वेलोसिटी को डबल कर दिया जाए तो काइनेटिक एनर्जी जो है आपकी वो उसके स्क्वायर टाइम हो जाती है, मास को डबल कर दे तो इतने टाइम हो जाती है। ऐसे हमने रिलेशन सिखाए थे। अब मैं सारे दोबारा नहीं सिखा रहा, लेकिन हमारा यहाँ पर वेलोसिटी दे रखी है, तो काइनेटिक एनर्जी और वेलोसिटी का रिलेशन क्या है प्यारे बच्चों, वो तो आपको पता होना चाहिए भाई। काइनेटिक एनर्जी और वेलोसिटी रिलेशन ये है कि भाई जब भी आप वेलोसिटी को डबल करोगे ना, जब भी वेलोसिटी को डबल करोगे मेरे भाई, तो डेफिनेट सी बात है, जब भी वेलोसिटी को डबल करोगे तो आपकी जो काइनेटिक एनर्जी है ना, जो आपकी काइनेटिक एनर्जी है बच्चे, वो स्क्वायर टाइम्स हो जाती है। क्या ऐसा है? बताइए मुझे, रिलेशन याद कीजिए एक बार। क्या सर ऐसा रिलेशन था? भाई एक बार फॉर्मूले पे आते हैं। ये था फॉर्मूला आपका, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv²। ऐसा कुछ था आपका, ऐसा ही कुछ था ना, ऐसा ही था ना, बिल्कुल सर ऐसा था। ये रिलेशन आपने पढ़ा था। इसमें से इसको हटा दो, हमें इससे कोई मतलब नहीं, हमें मतलब है काइनेटिक एनर्जी और वेलोसिटी से। अगर इस वेलोसिटी को मैं डबल कर देता हूं, मतलब v की जगह पे 2v कर देता हूं, स्क्वायर का तो स्क्वायर ही रहेगा ना, 2 का स्क्वायर 4, v² का v²,
मतलब पहले केवल v स्क्वायर था, अब आ गया 4v स्क्वायर, यानी आपकी काइनेटिक एनर्जी कितने गुना हो जाएगी, अगर डबल किया तो उसके स्क्वायर टाइम आ जाएगी, स्क्वायर टाइम का मतलब 4 गुना। तो यहाँ भी बच्चे देखो वेलोसिटी को 30 से बढ़ाकर कितना कर दिया, 60, डबल कर दिया। वेलोसिटी डबल तो हमारी काइनेटिक एनर्जी कितने गुना हो जाएगी, जो पहले थी ना, पहले कितनी थी, पहले थी सर ये वाली, इसके कितने गुना हो जाएगी, स्क्वायर टाइम, डबल मतलब 2 का स्क्वायर मतलब 4, 4 गुना हो जाएगी। 4 गुना कर दो बच्चों इसको, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20। ये लो भाई, ये हमारी आ गई सर क्या, काइनेटिक एनर्जी आ गई फाइनल वाली। ये आ गई काइनेटिक एनर्जी 2 वाली। हमें तो वर्क डन निकालना है, वर्क डन निकालने का फॉर्मूला क्या था, फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी है बच्चे, ये लो सर, ये है, माइनस में इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी थी सर, ये लो सर 52,000 थी, माइनस कर दो, माइनस करोगे 0 0 से कोई फर्क पड़ेगा नहीं बच्चे, 0 ही रहेगा, 0 0 से कोई फर्क पड़ेगा नहीं बच्चे, 0 ही रहेगा, 0 से कोई फर्क पड़ेगा नहीं बच्चे, 0 ही रहेगा। 8 में से 2 गया तो 6, 10 में से 5 गया तो 5, एक कैरी लिया तो बच गया कितना, 1। ये आ गया बच्चे आपका, ठीक है, 156,000। अब देख लीजिए कौन से ऑप्शन में है ये मुझे तो बच्चे ए वाले में ही दिख रहा है, तो मेरे भाई यही आपका आंसर हो जाएगा, आपको सोचने की आवश्यकता है ही नहीं किसी भी प्रकार से। बताओ भाई क्लियर हो गई कि नहीं हो गई बात, क्लियर है ना यहाँ तक, चलिए सर ठीक है, बढ़ा जाए अब आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्लियर, अगर एक बार में नहीं होता है बच्चे दोबारा से प्रयास करें, डेफिनेटली आपका ये क्वेश्चन क्लियर होगा, ठीक है। दोबारा प्रयास करेंगे तो पहली बार में नहीं है, दोबारा आएगा, न्यूमेरिकल्स हैं, आपका बेस अगर बहुत ही कमजोर एक्सट्रीम तो दोबारा करना पड़ेगा, नहीं तो मैंने एक बार समझा दिया जितना सिंपल तरीके से, आपको दोबारा करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं बच्चे, ठीक है। क्वेश्चन में दिया है कि भाई मान लीजिए कि एयर के रिस्पेक्ट में, अगर एयर में वायु के अंदर जो हमारा लाइट है ना, मान लीजिए कि उसकी जो स्पीड है, जो वेलोसिटी कितनी है, 3 गुना 10 की पावर 8 इसने एयर के अंदर आपको लाइट की स्पीड दे दी। फिर बोला है कि अगर मान लो अपवर्तनांक 2 है, कोई ऐसा मटेरियल है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी अपवर्तनांक 2 दे रखा बच्चे, तो आपसे पूछा है कि उस वस्तु के अंदर प्रकाश का वेग कितना होगा। ध्यान देना, एक बार बताऊंगा लेकिन जीवन भर ऐसे क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाने चाहिए। भाई हम लोगों ने एक कंसेप्ट पढ़ा था, हालांकि ये कंसेप्ट आपने इस यूनिट में नहीं पढ़ा था, ये आपने लाइट वाले जो यूनिट है ना वहां पे पढ़ा था प्रकाश के अंदर, लेकिन कई बार मोशन से रिलेटेड है तो यहां भी डाल देता है क्वेश्चन इस यूनिट में। एक रिलेशन होता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने का तरीका होता है कि भाई जो आपका वैक्यूम है, निर्वात में प्रकाश की चाल अपॉन में आपको जो मीडियम दे रखा है, जो माध्यम दे रखा है उसमें प्रकाश की चाल, ये फॉर्मूला होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने का। यहां इसने क्या कर रखा है, यहां पे 2 चीजें दी हैं, इसने वैक्यूम की जगह पे क्या बोल दिया आपको, बोला भाई वैक्यूम नहीं, मैं तो बोलता हूं एयर ले लो, ठीक है। फिर बोला एक दूसरा मटेरियल यानी दूसरा माध्यम ले लिया और इस माध्यम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे दिया। फिर बोला है कि इस माध्यम में प्रकाश की चाल बताओ, तो भाई अपने पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, एयर के अंदर लाइट की स्पीड है, ये मीडियम में लाइट की स्पीड निकालनी है, रख देंगे फॉर्मूले में, क्या आएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 है, 2 रख दो। वैक्यूम की जगह पे इसने एयर में दे रखा है, तो एयर में कितनी दे रखी है, 3 × 10⁻⁸। ये जो मीडियम है आपका जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 है ना, इस मीडियम में लाइट की स्पीड निकालनी है। कैसे करोगे, मीडियम को इधर ले आओ, मीडियम में लाइट की स्पीड इधर ले आओ, 2 इधर चला जाएगा बच्चे, तो 3 × में 10⁸ अपॉन में 2, 3 के अपॉन में 2 है मेरे भाई, 3 को 2 से डिवाइड करोगे तो 1.5 आएगा, बाकी एज इट इज बच जाएगा, यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो उसमें कितनी होएगी बच्चे, 1.5 × 10⁸ बी वाले में दिया गया है आपको, ठीक है। ध्यान रखना कंसेप्ट आपने पढ़े होंगे तो फिर मैं आपको जो समझा रहा हूँ क्लियर हो जाएगा, आपको रिमेंबर हो जाएगा कि हाँ सर ऐसा कुछ कंसेप्ट हमने पढ़ा तो था, ठीक है बच्चे। और ये क्वेश्चन सारे मैं वही करवाता हूँ आपको जो आपसे पूछे जा चुके। ये आप ही का जो 19 में पेपर हुआ था, 18-19 में जो आपका पेपर हुआ था बच्चे, उसमें क्वेश्चन आया था आपका, ये आपके जो वर्ग 2 के अंतर्गत 18-19 में पेपर जो हुआ था उसमें ये क्वेश्चन आया था। देख लो एक बार क्या क्वेश्चन है आप सभी के सामने। देखो भाई, इसने बोला 4 वस्तुएं PQRS, जैसा इसने बोला वैसे ही लिख लिया करो, टाइम खराब नहीं होगा। PQRS, इसने कहा भाई 4 ऑब्जेक्ट है अपने पास में और उनकी स्पीड दे रखी है, पहले ऑब्जेक्ट की स्पीड दे रखी है 10 मीटर पर सेकंड,
पहले ऑब्जेक्ट की स्पीड दे रखी 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है सर। दूसरे की दे रखी बच्चे 36 किलोमीटर पर आवर, यहाँ पर इसने दे दिया 36 किलोमीटर पर आवर। भाई सबको सेम बनाना है, पहले बनाते चलो, स्टेटमेंट पढ़ते चलो। यहाँ पर मीटर पर सेकंड है, यहाँ किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर से इसको भी मीटर पर सेकंड बना लो, क्योंकि स्टैंडर्ड तो वही होती है हमारी मीटर पर सेकंड। किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड बनाओगे, किलोमीटर बड़ी यूनिट है और मीटर छोटी, किलोमीटर पर आवर बड़ी, मीटर पर सेकंड छोटी। बड़ी से छोटी बनाओगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इसके साथ में मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 5/18 से। आप कहोगे सर मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर बनाए तो, छोटी से बड़ी बनाए तो, फिर आपको 18/5, मतलब बड़ी से छोटी बनाओगे तो ऊपर छोटा होगा, छोटी से बड़ी बनाओगे तो ऊपर आपको 18 लेना पड़ेगा, नीचे 5 लेना पड़ेगा। तरीका होता है बच्चे आपका, ठीक है ना। तो कन्वर्ट करें, 18 दूनी 36, 5 दूनी 10, ये आपके होगी 10 मीटर पर सेकंड। यानी कि ये 10, ये भी 10 आ गए कुल मिला के, मतलब सेम है। फिर बोला इसने आगे तीसरा 18 किलोमीटर प्रति घंटा, बोला तीसरे का है 18 किलोमीटर पर आवर। इसको भी कन्वर्ट करोगे किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में, तो 5/18, 18 कितनी आएगी, 5 मीटर पर सेकंड आ जाएगी। एस वाला जो दिया है, एस में क्या दिया बच्चे इसने, 30 मीटर पर सेकंड। तीसरा इसने 30 मीटर पर सेकंड बदलने की आवश्यकता नहीं है, तो एक दो बदलने की आवश्यकता पड़ी है। अब पूछा क्या, इसने पूछा है कि किन दो ऑब्जेक्ट की जो गति है वो सेम है। देख लो किसकी सेम है यार, बताओ अब सेम किसकी है, सेम 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 सेम, ये रहा सर। ये भी 10 थी सर, ये भी 10 है, तो मतलब पी और क्यू की जो गति है ना वो सेम है। तो देख लो कहाँ पे है, ये रहा पी और क्यू, यही आंसर था। ये क्वेश्चन आपका आ चुका है एग्जाम के अंदर, छोटी सी बात पे डिपेंड था और आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आ जाओ भाई अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। अब ये हमारा तीसरा क्वेश्चन था, अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। फोर्थ क्वेश्चन बीच में से कट है, वो आगे आएगा आपका। पांचवा बीच में आ गया, पांचवे पे आ जाओ। पांचवा क्वेश्चन जो है ये भी आपका मिडिल स्कूल टीचर, ये भी आपका वर्ग 2 के अंदर आ चुका है, 18 के अंदर, 18-19 वाले पेपर में। क्या दिया गया बच्चे, एक व्हीकल है 90 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से वो आगे बढ़ रहा है, तो उसकी स्पीड को मीटर पर सेकंड में बताओ। तो लो भाई फिर से वही है, 90 किलोमीटर पर आवर में दे रखा है, मीटर पर सेकंड बनाना है, तो मेरे यहाँ बड़ी से छोटी बनेंगे तो 5/18, 18 पंजे 90, 5 पंजे 25, ये आ गया। ये क्वेश्चन आपके पेपर में आया हुआ था, 25 मीटर पर सेकंड। क्लियर है, ठीक है सर। अब एक छोटी सूचना, एमपी टेट वर्ग 2 की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो बच्चे ये मिशन बैच अभी लाइव प्लस रिकॉर्डेड बोथ लैंग्वेज में आपका जस्ट अभी लॉन्च हुआ है। इस बैच में एक तो आपका जो ऑफिशियल सिलेबस दिया गया है उसकी यूनिट वाइज सारे कंसेप्ट आपको करवाए जाएंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट उसके अलावा इस बैच में 6ठी से 10वीं क्लास की जो एनसीईआरटी है ना वो लाइन टू लाइन आपको रीड करवाई जाएंगी। बाकी मॉक टेस्ट एमसीक्यू प्रैक्टिस वो तो हर बैच की तरह से यहाँ भी रहते हैं, जनरल सब्जेक्ट भी होंगे और आपका साइंस की भी जो यूनिट आपको सिलेबस के दे रखे हैं सारी चीजें होंगी। ज्यादा समय नहीं लूंगा, आप जाकर के चेक कर सकते हो। फिर बच्चे जिसको प्री और मेंस दोनों की तैयारी करनी है तो ये सम्राट बैच है, ये भी लाइव प्लस रिकॉर्डेड दोनों ही लैंग्वेज में सारी फैसिलिटी के साथ रहेगा। दोनों की तैयारी करनी इसमें जा सकते हो। आपको बच्चे चयन परीक्षा की केवल मेंस की तैयारी करनी है बच्चे तो भी लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लास के साथ ये अलग से एक बैच मिल जाएगा आपको। और अगर आपको पात्रता परीक्षा, केवल पात्रता परीक्षा का जो जनरल सब्जेक्ट और जो आपके सब्जेक्ट स्पेसिफिक साइंस की जो यूनिट आपको दे रखे हैं उसका रिकॉर्डेड बैच चाहिए बच्चे, तो ये रिकॉर्डेड बैच भी है। रिकॉर्डेड बैच आपको 749 रुपए का पड़ेगा। चयन परीक्षा केवल मेंस का बैच जो होगा बच्चे आपको 999 का होगा। मिशन बैच जो है जिसमें एनसीईआरटी भी है और सिलेबस भी है पूरा पात्रता परीक्षा का, वो बच्चे आपको वो 999 का है वो भी। और जो प्री प्लस मेंस का है वो लगभग 1249 के आसपास का आपका रहेगा। ये 4 बैच हैं। ये एक जानकारी छोटी थी, मिलेंगे कहाँ पे, संसारम एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे बच्चे, उसी पे आपको बैच सारे दिख जाएंगे जो आपको चाहिए। बुक आप सभी के लिए बड़ी शानदार बुक, ये जो क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ ये इसी बुक के हैं बच्चे, मैंने ही बनाई है। ये भी आपको संसारम एप्लीकेशन पे जाके आप परचेज करेंगे, ऑर्डर करेंगे, आप भारत के किसी भी कोने में हो आपके घर तक ये बुक आपकी आ जाएगी। ठीक है, एनसीईआरटी यूनिट वाइज इसके अंदर एमसीक्यू के सारे क्वेश्चन सब बच्चे दोनों ही लैंग्वेज में है एक्सप्लेनेशन के साथ, तो आप आसानी से जाकर के इस बुक को भी परचेज कर सकते हो बच्चे। आ जाओ सर, अब चलते अपने क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, ध्यान से देखना। ये क्वेश्चन जो ये भी आपका वर्ग 2 में पिछली बार आया हुआ था, ये सारे क्वेश्चन इसी बुक के हैं बच्चे। यदि एक कोई सिस्टम है
वो आपका वृत्ताकार पथ पर प्रत्येक सेकंड में 2 मीटर की दूरी तय करता है। भाई ये वृत्ताकार पथ है और यहाँ पर कोई सिस्टम है, कोई वस्तु है, कोई ऑब्जेक्ट है, ये आपका 2 मीटर पर सेकंड इस स्पीड से चल रहा है, 2 की स्पीड से, कांस्टेंट 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 ऐसे चल रहा है। आपसे पूछा क्या, तो बताओ क्या होगा, क्या होगा मतलब बोला, ऑप्शन से देख के बताओ। जो हमारा सिस्टम है ना, उसकी चाल नॉन यूनिफॉर्म है। भाई स्पीड तो पहले ही आपको बोला है 2 मीटर पर सेकंड, यही है सेम, तो नॉन यूनिफॉर्म तो नहीं हो सकती। यूनिफॉर्म बोलते हैं इस बात को तो हम, जब नहीं बदले स्पीड। फिर बोला है कि सिस्टम का जो वेग है वो यूनिफॉर्म है, वेलोसिटी यूनिफॉर्म। वेलोसिटी यूनिफॉर्म तब होती है जब स्पीड जो है ना ये भी एक समान रहे और डायरेक्शन ना बदले। लेकिन आप जानते हैं जब भी कोई सर्कुलर पथ होता है तो हर पॉइंट पे दिशा बदलती है, बदलती बदलती दिशा घूमती, तभी तो सर्कुलर मोशन होता है। ये बात भी गलत है। गति को गैर समान वर्ताकार गति कहा जाएगा, मतलब इस मोशन को नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहेंगे, नहीं कह सकते। गति को एक समान वर्ताकार गति कहेंगे, इसको हम लोग क्या कहेंगे, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। बिल्कुल यही नाम दिया गया है। जब आपका सेम स्पीड से वर्ताकार मार्ग पे कोई चीज घूमती है, सर्कुलर मोशन करती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चे, उसको यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन या एक समान वर्ताकार गति के नाम से कहा गया है। तो आंसर भी आपका क्या होगा, यही होगा। ये आपका वर्ग 2 के अंदर पिछली बार आया था। आ जाइए सर क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाओ। एक लड़का क्रिकेट की बॉल है उसके पास में, एक टेनिस की बॉल है, एक समान आकार है, मतलब जिस साइज की ये क्रिकेट की बॉल है उसी साइज की टेनिस की बॉल है, दोनों को पकड़ रखा है। किसका आघूर्ण अधिक होगा बच्चे? आघूर्ण का मतलब इनर्सिया या मोमेंट ऑफ, या मोमेंट बोल सकते हो इसको। देखो भाई, इनर्सिया का मतलब है कि जैसे मैं यहाँ पे खड़ा हूं और किसी ने आकर के मुझे धक्का मारा, उसने धक्का मारा तो मैंने उसके धक्के का विरोध करने की कोशिश करी। मेरी बॉडी ने कहा नहीं भाई मैं नहीं हिलूंगी यहाँ से, मेरी बॉडी ने अपने आप से विरोध करने की कोशिश करी। अच्छा मैं था हल्का व्यक्ति, एक कोई भारी व्यक्ति खड़ा हो तो उसकी बॉडी ज्यादा अपोज करेगी ना, ये इनर्सिया होता है। इनर्सिया मतलब कितना ज्यादा विरोध कर रहे हैं हम, कोई हमारी पोजीशन में चेंज कर रहा है तो इनर्सिया ज्यादा किसका होता है? भारी वस्तु का जिसका मास ज्यादा है। तो बच्चे यहां पर आपसे बोला है कि यहां पर इनमें से इनर्सिया किसका होगा, तो भारी कौन होती है? क्रिकेट की गेंद ज्यादा भारी होती है टेनिस वाली से, तो ऑब्वियस सी बात है बच्चे, ये बी वाला ऑप्शन में दे रखा है, क्रिकेट बॉल का अधिक होगा इनर्सिया। यही आपसे पूछा था, यही आपका आंसर हो जाएगा, जिसका मास ज्यादा उसका इनर्सिया ज्यादा। ये आपका सामाजिक सुरक्षा विस्तार अधिकारी में क्वेश्चन आया था, ध्यान से देखना, बड़ा शानदार क्वेश्चन, मेरा फेवरेट है। आज के बाद तुम भी बहुत सारी चीज इस क्वेश्चन से बनानी सीख जाओगे, जिस बच्चे ने इसको कर लिया। 2 से 3 मिनट 4 मिनट लगेंगे अभी आपको समझाने में, ठीक है? सोल्व करने में मेरे टिप्स का काम है ये, बट समझाने मुझे लगेगा इसमें। समझिए, एक मालगाड़ी है, ट्रेन है बच्चे, 80 डिब्बे हैं भाई इसमें। वाह भाई वाह, बहुत बढ़िया बात सर। 80 डिब्बे वाली, ये लो 80 डिब्बे वाली मालगाड़ी आप सभी के सामने खड़ी है, ठीक है सर। फिर इसने बोला कि प्रत्येक का द्रव्यमान, हर एक जो डिब्बा है ना उसका मास है 5 गुना 10 की पावर 3। मतलब भाई मास दे रखा है एक डिब्बे का 5 गुना 10 की पावर 3 को खोल के लिखोगे तो इसका मतलब 5000 ही तो होता है। तो कितना दिया? 5000 किलोग्राम। ओके भाई। फिर बोला है इसे एक इंजन द्वारा 4 गुना 10 की पावर 5 न्यूटन बल से खींचा जाता है। मतलब इस मालगाड़ी के ऊपर जो फोर्स लग रहा है ना बच्चे, वो कितना फोर्स लग रहा है सर? 4 गुना 10 की पावर 5 न्यूटन। ये इतना फोर्स इसके ऊपर लग रहा है। समझ में आई बात? ये फोर्स लग रहा है। तो बताइए 30वें तथा 31वें डिब्बों की संधि का तनाव क्या होगा? लो भाई, अब इसने बोल दिया भाई तनाव मतलब टेंशन, टेंशन मतलब फोर्स। फोर्स कहाँ का पूछा है? फोर्स पूछा है 30वां डिब्बा और जो उसके साथ जुड़ा हुआ है 31वां डिब्बा, इनके बीच का। अब देखो देखने में ऐसा लग रहा है सर क्या ही पूछ लिया सर, क्या चीज चल रही सर, समझ से बाहर लग रहा है। समझो अब भाई, ये जो 80 डिब्बे हैं इनमें एक डिब्बे का मास कितना है? 5000। टोटल मास की मैं बात करूं सभी डिब्बों का मिला करके तो मास कितना होगा? 80 गुना 5000 कर दो, कितना आएगा सर? 4 तो 0 हो गई, ये लो सर। और बच गया क्या? 5 और 8 बच गया, 8 पंजे 40।
ये लो सर, हमारे पास में ये आ गया सर इतना किलोग्राम, 4 लाख किलोग्राम आ गया लगभग। ठीक है, ओके सर। अब भाई 30 पहले 30 डिब्बे जो है ना भाई, ये इंजन है, ये गाड़ी का इंजन है, ये सारे डिब्बों को खींच रहा है, सारे डिब्बों को खींच रहा है, तो 30 डिब्बे तो इधर बच गए और ये 31वां डिब्बा इधर है। आपसे यहां पर पूछा है कि कितना फोर्स लगेगा इनके बीच में, तो यहां जो फोर्स है ना वो 31 से लेकर के जो बाकी के 80 तक के डिब्बे हैं उन्हीं को खींचने का तो लगेगा भाई। यहां इन दोनों के बीच में पूछा है ना, इन दोनों के बीच में वही तो फोर्स लगेगा जो 31 से लेकर 80 ये डिब्बों को खींचना है। कितने डिब्बे हैं ये, 31 से लेकर 80 तक काउंट करोगे तो बच्चे 50 डिब्बे हैं आपके पास। ये आपके पास में सर 50 डिब्बे हैं। तो 50 डिब्बों का मास कितना है, इन 50 डिब्बों का मास कितना है बच्चे, मास को कैलकुलेट करोगे तो सर 50 गुना में एक डिब्बे का कितना था आपका 5000 था, कितना हो गया सर 5 पंजे 25 और ये लो 3 और 1 4 0, ये लो सर इतना मास हो गया इनके केस में, ये हो गया सर इतना मास हमारे पास इनके केस में। अब सर पूछा क्या, टेंशन, टेंशन मतलब फोर्स, फोर्स कैसे निकालते हैं, F इज इक्वल टू एम ए, मास कितना है प्यारे बच्चों, मास दे रखा है सर, ये लो सर ये दे रखा है। अब है सर एक्सेलरेशन कहाँ से लाएं, एक्सेलरेशन पिछली चीज से निकाल लो, किससे निकाल लें भाई साहब, टोटल 80 डिब्बे थे, 80 डिब्बों का मास ये रहा 1 2 3 4 5, मास ये है 80 डिब्बों का, और 80 डिब्बों के ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो कितना है, टोटल जो फोर्स लग रहा था भाई। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है भाई, आपने ये तो पढ़ा है F इज इक्वल टू एम ए, एक्सेलरेशन निकालोगे तो कैसे निकालोगे, फोर्स बाय मास। फोर्स कितना है, ये रहा, फोर्स कहाँ है, ये रहा सर, कितना है 1 2 3 4 5, सेम है, ये तो कट गया पूरा, 1 आ गया सर, यानी एक्सेलरेशन की वैल्यू 1 है, तो ऑब्वियस ही बात है फाइनल आंसर आपका फोर्स यही हो जाएगा। ये लो सर 2,50,000, यानी इसको सिंपली लिखोगे तो 25 गुना में 10 की पावर 4, ये रहा भाई, दे वाले में आपका आंसर है। दैट्स इट भाई। अब ये मत कहना सर आप तो अपना अपना सोल्व करके निकल जा रहे हो, सर हमें तो समझ में नहीं आ रहा, तुम्हें कंसेप्ट आएगा तो समझ में आएगा, फिजिक्स है ये बायोलॉजी नहीं है कि बायोलॉजी के अंदर मैंने जो लाइनें बता दी कंसेप्ट बता दिया तुरंत आ गया। यहाँ पर तुम्हें फोर्स वोर्स टेंशन वेंशन पता होगा तो आएगा, और बैच के अंदर जितना डिटेल में मैंने आपको लेक्चर्स करवा रखे हैं ना मेरे भाई, जबरदस्त तरीके से करोगे जरूर समझ में आएगा। ये 5वें क्वेश्चन पे आ जाओ बच्चे। यहां दिया गया है कि भाई एक वाहन जो है ना वो 90 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से आगे बढ़ता है ना। ये क्वेश्चन जो पीछे एक छूट गया था ना, ये वो क्वेश्चन है। तो मीटर पर सेकंड में इसकी गति बताओ, हो चुका था ये तो मेरे हिसाब से भाई, ये तो कर लिया था हमने भाई। हाँ यहाँ पर है 9 नंबर पे आ गए हम, ये तो हम पीछे भी कर चुके थे। 9 नंबर पे आ जाओ। इसने कहा कि भी जो कंक्रीट वाला जो सड़क होता है उसके मुकाबले बर्फ पर चलना क्यों कठिन होता है। तो आपको पता है कि भाई जो पाँव और बर्फ के बीच का घर्षण जो होता है ना वो कंक्रीट और पाँव के मुकाबले में कम होता है, इसलिए मुश्किल होता है। तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, बी वाला ऑप्शन आ जाएगा। सारे क्वेश्चन और आंसर हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में है। मैं उन शब्दों का प्रयोग कर रहा हूँ ताकि सबको समझ में आ जाए। ये MPSI में आया था तुम्हारे पीछे, यानी तुम्हारी व्यापम में ही आ चुका है। अगले पे आ जाओ। पानी से भरे हुए ग्लास के नीचे से पेपर की शीट को पानी छलकाए बिना आसानी से खींचा जा सकता है, ये घटना क्या बताती है। इसने कहा भाई ये एक गिलास, ये कागज के नीचे ये अपने एक कागज रखा है, कागज के ऊपर तुम लोगों ने ये गिलास रखा है कांच का, तुमने एकदम से कागज को पकड़ा, झटका मारा, गिलास में से पानी भी नहीं गिरा, पानी नहीं छलका, ये कागज कागज निकल गया। कई बार तुम भी करके देखना, घर पे हो जाएगा ऐसा कि जैसे अगर मैं बात करूं भी, गिलास तो नहीं मेरे पास, मैं समझाने के लिए कह रहा हूं कि ये कागज है ये गिलास मानना। अब तुम क्या करोगे, एक कहीं भी किसी टेबल पे रखना, एकदम से खींचना, इसको ऐसे खींचना, कागज खींचोगे ना ये गिलास नहीं गिरेगा आपका, पानी का भर के रखना, खाली तो गिरने के चांस ज्यादा रहेंगे, पानी का भर के रखना। तो बच्चे क्या होगा, आप जैसे देखो निकल जाता है। तो ये कह रहा कि भाई क्यों, इसके पीछे कौन सी घटना है। भाई घटना वही है जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले तुम्हें बताया था ना कि मैं हल्का हूं तो कोई धक्का मारेगा तो मैं अपोज तो करूंगा कि भाई नहीं मुझे नहीं हिलना अपनी जगह से, मेरा इनर्सिया है ना। भारी व्यक्ति होगा तो और ज्यादा इनर्सिया। वैसे ही आपका जो पानी से भरा हुआ गिलास है ना उसमें भाई साहब बहुत ज्यादा इनर्सिया होता है।
तो जैसे खींचा आपने, अब कागज और ग्लास के बीच का जो घर्षण है वो भी बहुत ज्यादा नहीं है, इनर्शिया ज्यादा हो गया भरे पानी का, और तुमने स्पीड से खींचा तो घर्षण भी रोक नहीं पाया उसको, तो ग्लास पे कोई खास प्रभाव पड़ा नहीं, क्योंकि उसका इनर्शिया कह रहा था कि मुझे चेंज नहीं होना, उसकी चल गई भाई, क्योंकि तुमने स्पीड बढ़ा दी। तो इसके पीछे कारण क्या हो गया भाई, ये होगा जड़त्व, सी वाला ऑप्शन सर, इनर्शिया इसके पीछे का कारण होगा। ये भी आपका व्यापम में आया था क्वेश्चन। अब आ जाओ अगले पे भाई, प्रारंभिक अवस्था में स्थिर द्रव्यमान का कोई वस्तु है, उस पर एक निश्चित बल लगाया गया है, एक निश्चित विस्थापन होने पर जो उसके द्वारा वेलोसिटी है ना, वो वेलोसिटी किसके समानुपाती होगी। देखो यार, थोड़ा सोचने वाला है ये क्वेश्चन, चयन परीक्षा में आया था, मेंस में आया था ये क्वेश्चन, थोड़ा सोचने वाला है भाई। अब सोचने का तरीका तुम्हें बताता हूं कि जब भी ऐसा क्वेश्चन हो कि तुम्हें लगे ही ना कि सर लगाएं क्या इस पे, सर क्या इस पे हम कंसेप्ट लगाएं, तो तब तुम्हें क्या करना है समझ जाओ। देखिए, इनिशियल स्टेज में बोला है स्थिर द्रव्यमान, यानी बॉडी का कोई ना कोई मास है, फिक्स मास है, उस पर एक निश्चित बल यानी जो फोर्स है ना वो भी कांस्टेंट है, एक निश्चित फोर्स लगाया, एक निश्चित डिस्प्लेसमेंट के बाद, कोई भी डिस्प्लेसमेंट होगी, डिस्प्लेसमेंट को हम लोग एस से शो कर देते हैं, विस्थापन होगी मतलब दूरी तय कर ली, उसके बाद उसके अंदर जो वेलोसिटी आई है, भाई आपने किसी चीज में फोर्स लगा दिया, फोर्स लगाते ही साथ कुछ दूरी पे उसमें स्पीड आ गई, ये जो वेलोसिटी आई है ना, आपसे पूछा है इस वेलोसिटी किसके समानुपाती होगी इनमें से, मतलब सारे ऑप्शन मास के दे रखे हैं, ऑप्शन ए बी सी डी, यानी मास के साथ वेलोसिटी का रिलेशन पूछा है। देखो भाई एक बात को ध्यान से देख लो, जब वेलोसिटी वगैरह के बारे में जब भी आपसे वेलोसिटी, फोर्स, डिस्प्लेसमेंट, ये सारी चीजें अगर आपकी होना, तो हमें एक मोशन की इक्वेशन है हमारे पास। क्या इक्वेशन है, वी स्क्वेयर इज इक्वल टू यू स्क्वेयर प्लस में 2as, है ना। कई बार इसको वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इज इक्वल टू एस ऐसा भी लिख सकते हो, ये आपने एक इक्वेशन देखी होगी। तो यहां पर एक चीज समझो, इनिशियल जो वेलोसिटी है उसकी जो आरंभिक अवस्था में, उससे कोई मतलब नहीं, उसने कुछ पूछा ही नहीं, कांस्टेंट मान लो। टू भी क्या होता है, कांस्टेंट। जो डिस्प्लेसमेंट हो गई वो डिस्प्लेसमेंट भी क्या है, कांस्टेंट। बच गया क्या, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन तो बदल सकता है आगे, इधर वेलोसिटी। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आप सबने एक बात पढ़ी है, एफ इज इक्वल टू एम ए। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला तो मतलब एफ अपॉन में एम आ जाएगा, यानी कि सर मैं इन कॉन्स्टेंटों को छोड़ दूं, कोई मतलब नहीं है मुझे, मैं एक ही जगह पे क्या रख दूं, सर मैं रख देता हूं एफ बाई एम, रख दिया। अब फोर्स भी तो कांस्टेंट है सर, मैं इसको भी हटा दूं, मुझे कोई मतलब नहीं है, ये लो वी स्क्वेयर इज इक्वल टू 1/m। सर मुझे केवल v के बारे में पूछा, मतलब केवल वेलोसिटी पूछा, तो स्क्वायर हटाने का तरीका होता है दोनों तरफ स्क्वायर रूट कर दो, स्क्वायर रूट कर दिया दोनों तरफ, स्क्वायर से रूट कट गया तो v बच गया, 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है, अंडर द रूट m, ये निकल के आ गया रिलेशन 1/√m। वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती 1/√m, देख लो कहाँ पे 1/1/√m, ये रहा बी वाला ऑप्शन। समझ में आई बात। अब अगर ये कंसेप्ट नहीं आती है, तुमने खुद से प्रैक्टिस कभी नहीं करी है, घबराना मत, तब तक अपने आप को पॉजिटिव रखना, जब तक तुम इसी प्रकार के बहुत सारे क्वेश्चन इस बुक में से प्रैक्टिस ना कर लो। कर लोगे तो तुम भी कॉन्फिडेंट हो जाओगे, लेकिन तुमने किए भी नहीं है और तुम पहले ही आके कह दो सर ये आप कैसे करते हो, आपको कैसे पता लगता कि ये फॉर्मूला लगेगा, सर हमें तो नहीं लगता, तुम्हें कैसे लगेगा, तुमने मेरे जितनी प्रैक्टिस थोड़ी करी है। पहले प्रैक्टिस करो, तुम्हें भी पता लगने लग जाएगा। एकदम से तो किसी को नहीं लगता, ना तो मुझे लगा था ना किसी और को लगा था, तुम्हें भी लग जाएगा। प्रैक्टिस बस इतनी करनी पड़ेगी मेरे भाई, ठीक है ना। लेकिन क्वेश्चन बड़े शानदार कराऊंगा तुम्हें, ये मेरी गारंटी है। आ जाओ फिर से एक और बहुत शानदार सा क्वेश्चन, जेल प्रहरी, जो पिछला हुआ था तुम्हारा अभी होगा, इससे पहले जो तुम्हारा हुआ था लास्ट, उसके अंदर आया था। बच्चे देखो जरा, मास दे रखा है 5 किलोग्राम, एक कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास 5 किलोग्राम दिया हुआ है, और बोला है कि भाई उसकी जो चाल है ना वो 20 मीटर पर सेकंड से घटाकर 0.20 मीटर पर सेकंड बदल दी गई। मतलब उसकी वेलोसिटी पहले कितनी थी रे, पहले थी रे भैया 20 मीटर पर सेकंड,
फिर कितनी कर दी रे भैया, फिर कर दी 0.20 मीटर पर सेकंड। ओके सर, तो बताओ उसके संवेग में क्या होगा, संवेग के साथ क्या होगा, यानी जब ये वेलोसिटी थी तब उसका मोमेंटम जो था, और अब ये वेलोसिटी हो गई तो उसका मोमेंटम में क्या फर्क पड़ेगा। भाई मोमेंटम निकाल ही लो ना, P1 मोमेंटम को पीछे शो करते हैं, मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी। पहले मोमेंटम था 20 पंजे 100, ठीक है। फिर दूसरा मोमेंटम, मैं यूनिट नहीं लिख रहा, आप जानते हो यहां भी लिखी हुई है। दूसरा मोमेंटम मतलब इस वेलोसिटी के साथ मास तो वही है ना, मास इनटू वेलोसिटी, पॉइंट हटा के अपॉन में, पॉइंट के बाद 2 अक्षर हैं तो अपॉन में 100, 20 एकम 20, एक आ गया। मतलब पहले मोमेंटम 100 था, अब एक है, कितना घट गया, 100 में से 99 कम हो गया, मतलब मोमेंटम 99 कम हो गया। कहाँ लिखा है रे भैया, ये रहा 99 किलोग्राम मीटर पर सेकंड, इतना मोमेंटम पहले की तुलना में घट गया। यही बात आपसे पूछी थी। क्या गिर गया भैया, रुको भाई, बटन टूट के गिर रहे हैं भाई मेरी जैकेट के। चलो भाई, गरीबी का ये हाल हो गया, समझ में आ गई भाई। चलिए सर अगले पे आ जाओ, 30 नंबर पे आ जाओ मेरे भाई। ये सेशन बड़ा शानदार है, ये न्यूमेरिकल जितने करवा रहा हूँ ना, बहुत छांट छांट के लाया हूँ, व्यापम के फेवरेट। यदि हमारे हाथ में जो घड़ी है ना, वो सुबह 8:10 पे हमें समय दर्शा रही है, और उस समय पे जो हमारा वाहन है ना, उसका जो ओडोमीटर है, ओडोमीटर में आपको डिस्टेंस लिखी होती है कि आपकी गाड़ी कितना चल चुकी है। मतलब भैया 8:10 पे हमारे व्हीकल में जो डिजिटल मीटर या ओडोमीटर होता था पहले, जो आपको बताता था कितनी दूरी चल चुकी है आपकी गाड़ी, वो इतने किलोमीटर दिखा रहा है। फिर बोला कि घड़ी अब 8:40 पे तुमने देखा, तुमने 8:40 पे देखा गाड़ी चलाते चलाते, तो तुमने देखा ओडोमीटर में अब कितना आ गया, 8500 किलोमीटर दिखा रहा है। तो बताओ तुम्हारा जो व्हीकल है वो कितनी स्पीड से, कितनी चाल से चल रहा है। भाई चाल निकालने का तरीका, दूरी मतलब 8484 से 8500 पहुंचने में कितने किलोमीटर चला, 16। समय कितना लगा, 8:10 से 8:40 मतलब आधा घंटा। आधा घंटे का मतलब क्या होता है, आधे घंटे का मतलब है 1/2 आवर्स, है ना। 1/2 आवर का मतलब 0.5 लिख सकते हो। 0.5 लिखोगे तो पॉइंट हटा के अपॉन में क्या लगेगा, 10। 5 दूनी 10, 16 दूनी 32, मतलब तुम्हारी गाड़ी की स्पीड कितनी है, 32 किलोमीटर प्रति घंटा। क्वेश्चन तो आसान सा था, बस आपका कुछ सेकंड ले रहा था। ये तुम्हारे वर्ग 2 के अंदर पिछली बार पूछा गया था। बताओ भाई समझ में आ गया है, तो अगले पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 14, दिया गया ग्राफ दूरी और समय के बीच में है। ग्राफ तो अब नहीं है क्वेश्चन में, जहां तक मुझे याद है ये क्वेश्चन तुम्हारा आया था वर्ग 2 में ही, और ग्राफ कुछ तुम्हें ऐसा दिया गया था क्वेश्चन में। कोशिश करता हूं भाई, इसमें आपको दूरी शायद ऊपर की तरफ लिखी हुई थी और टाइम यहाँ था, और ऐसे उसने ये दिया था x और ये y, ये x, ऐसे उसने दिया था। डिस्टेंस इधर दूरी, नीचे समय। फिर बोला था कि इसमें 2 मोटर बाइक हैं, एक x मोटर बाइक एक y है, दोनों की चाल को दर्शाता है। भाई दूरी और समय वाला ग्राफ हमेशा चाल बताता है। मैंने आपको ग्राफ बना के बताया, कम से कम 15-20 ग्राफ मैंने सिखाए थे आपको क्लास में। तो ग्राफ में मैंने आपको सिखाया था कि दूरी और समय का ग्राफ हमेशा आपको चाल बताता है, स्पीड बताता है ऑब्जेक्ट की। तो स्पीड बता रहा है, आप बोला क्या बताओ इस ग्राफ में के बारे में, इनकरेक्ट कौन सी, गलत स्टेटमेंट कौन सी है। एक निश्चित दूरी को तय करने के लिए x को y से अधिक समय लगता है, पहली बात भाई, है ना। x जो है वो ज्यादा समय लेता है y से। दूसरी बात, एक निश्चित दूरी को तय करने के लिए y को x से अधिक समय लगता है। फिर बोला कि बाइक x जो है वो बाइक y की अपेक्षा अधिक दूरी तय करती है। फिर बोला कि बाइक x बाइक y की अपेक्षा अधिक तेज है। देखो भाई, गलत बताना है। अगर जो ग्राफ मैंने आप सभी के सामने अभी बताया है, अभी आप सभी जो ग्राफ देख पा रहे हो बच्चे, इस ग्राफ से हमें क्या चीज प्रेजेंट हो रही है, एक बार उसको समझ लो भाई। ये जो x है ना, x ने समय कितना लिया है, यहां तक का। दूरी कितनी तय कर दी है, दूरी वाला एक्सिस है यहां तक। y ने समय इतना लिया, दूरी इतनी तय करी।
मतलब x जो है ना कम समय में ज्यादा दूरी तय कर रहा है, तो मतलब मेरे भाई x क्या है आपका, x आपका तेज है। y जो है आपका वो मंदी स्पीड से चल रहा है क्योंकि ज्यादा समय में कम दूरी तय कर रहा है। तो अब देख लो इसके हिसाब से गलत कौन सा कथन है वही आपको बता देना है ना। तो एक निश्चित दूरी को तय करने के लिए x को y से अधिक समय लगता है भाई, x को y से अधिक समय लगता है। तो भाई x तो तेज है तो उसको अधिक समय कैसे लगेगा, कम लगेगा, तो बात तो गलत है। दूसरी भी देखें, एक निश्चित दूरी को तय करने के लिए y को x से अधिक समय लगता है। हाँ ये बात तो सही है फिर मेरे भाई, है ना। तो गलत बात तो हमें पहले ही पता लग गई। ठीक है भाई कि x तेज है, तो ये इसने गलत लिख रखा, इनकरेक्ट ही पूछा था, ए वाला ही आंसर हो जाएगा। अगर ये ग्राफ ऐसा था तो मुझे तो जहां तक याद है वो ऐसा ही था। 15 नंबर, 15 मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में बदल दो। अब मीटर पर सेकंड से किलोमीटर बनाना है तो क्या करना पड़ता है, अब बताओ आपका अभी 5/18 किया था ना, तो अभी क्या करना पड़ेगा, 15 को बदलना किस में है, बड़ी यूनिट में, तो 18/5 करना पड़ेगा, 18/5 करना पड़ेगा, 5 तिये 15, तो 18 तिये 54, आंसर आ जाएगा ये वाला मेरे भाई। ठीक है, मीटर पर सेकंड को कन्वर्ट करना था किलोमीटर पर आवर में, तो या तो 18/5 करते हैं या 5/18। यहाँ पर हमें क्या करना, 15 को बड़ी यूनिट में बदलना, तो ऊपर बड़ा रहेगा, 18/5 रहेगा। ठीक है, चलो भाई ए आंसर आ जाएगा। ये वर्ग 2 में ही आया था, ये पिछला क्वेश्चन भी आपका। 16 नंबर पे आ जाओ, क्या कह रहा है आपको, एक झील में मारिया आधे मिनट में 60 मीटर तैरती है। एक झील में मारिया इधर से इधर गई, उसने कितना समय लिया, 30 सेकंड का, और 60 मीटर की दूरी गई। फिर आधे मिनट में उसी मार्ग से दोबारा से पहले बिंदु पे यहाँ पर आ गई मारिया। मारिया देखो कितनी सही लड़की है ना, यहीं से वापस यहीं से गई, यहीं पे वापस आ गई, और यहाँ पर भी उसने 30 सेकंड लिए, यानी 60 और 60 120 मीटर, कुल मिला के मारिया 120 मीटर दूरी तय करी, और समय कितना लिया, 30 और 30 60 सेकंड, है ना। तो 120 मीटर 60 सेकंड में कितने की स्पीड हुई सी, एवरेज स्पीड पूछा तो कितनी हुई, 2, एवरेज स्पीड 2 हुई। इसने पूछा कि एवरेज स्पीड और फिर एवरेज वेलोसिटी पूछा है। अब जहां से चल के गई थी वहीं पे वापस आ गई, तो डिस्प्लेसमेंट तो जीरो होगी, विस्थापन जीरो, जहां विस्थापन जीरो है तो वेलोसिटी तो जीरो हो जाती है, तो उसकी वेलोसिटी जीरो है, और मेरे भाई एवरेज स्पीड आपकी 2 है। ये देख लो कहाँ पे दे रखा है, ए में ही दे रखा है, 2 मीटर पर सेकंड और 0 मीटर पर सेकंड, ए वाला ही आंसर आ जाएगा। ये आपका वर्ग 2 में ही आया था पेपर में। 17 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है बेचारा, यदि पृथ्वी पर किसी व्यक्ति का मास 60 किलोग्राम है तो चंद्रमा पर उस व्यक्ति का मास कितना होगा। तो चंद्रमा पे होगा 60 किलोग्राम। देखो मास पूछा है, वेट नहीं पूछा इसने, मास पूछा है, तो मास कभी बदलता थोड़ी है, मास इज ए कांस्टेंट क्वांटिटी कह सकते हो। मेरे अंदर जितना मास है, मतलब जितना माल पानी मेरे अंदर भरा हुआ है, जितना मटेरियल, जितने पदार्थ मेरे अंदर भरे हुए हैं, मुझे तुम कहीं भी ले जाओ मेरे अंदर मटेरियल उतना ही रहेंगे। मेरा वेट बदल सकता है ग्रेविटी के हिसाब से, मास नहीं, 60 का 60 ही रहेगा, गड़बड़ मत कर देना जल्दबाजी में। ठीक है, फिर बोला है क्वेश्चन में, यदि दो सिस्टम हैं उनकी जो काइनेटिक एनर्जी एक समान है, तो बताइए संवेग और मास के बीच का संबंध क्या होगा। भाई पहली वस्तु की काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला मोमेंटम की फॉर्म में, और मास की फॉर्म में काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है p²/2m। ठीक है सर, चाहे एक वस्तु हो चाहे दो चाहे कुछ भी हो, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला मोमेंटम और मास की फॉर्म में यही होता है। समझ गए बात को, ठीक है सर। अब बोला कि तो बोलो काइनेटिक एनर्जी जब कांस्टेंट है, मैंने कांस्टेंट का केल मान लिया, तो बोला बताओ ये मोमेंटम और मास में क्या रिलेशन है। देख लेते हैं, इसको मैं के मान लेता हूं, उधर p² है, 2m इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, स्क्वायर हटाएंगे तो रूट लगाते हैं, रूट लगा दो, स्क्वायर से रूट कट गया, p = ये आपका √2m के, यही बच गया ना आपका, यही बच गया। अब सर ऑब्वियस ही बात है, ये भी कांस्टेंट ये भी कांस्टेंट, हमें मतलब नहीं, हमें मतलब मास के साथ रिलेशन है, तो √2 क्या बच गया, मास। तो भाई मास के साथ क्या रिलेशन होगा, मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √m, यही रिलेशन होगा सर। ये ANM वाले में आया था 2021 में, आपके व्यापम में याद। 19 नंबर पे आ जाओ मेरे भैया,
ऐसे क्वेश्चन हैं ये बता रहा हूँ। जिस प्रकार से अभी एमपी सेट का रिजल्ट आया है ना, एक ही बैच से 35 बच्चे, ठीक है, एक ही बैच से 35 बच्चे ऐसे नहीं निकलते हैं। जैसे रिजल्ट आया है ना, सोच लेना मेरे भाई, आप लोगों को भी वैसे ही होगा। यही इसी क्वेश्चन अब आपके छांटने शुरू कर दिए, उनका रिजल्ट आ गया, अब आपको भी ऐसे धमाका होगा अगर अच्छे से कर लिए तो। ठीक है, ओके सर जी। क्या कह रहा है, इसने कहा भाई जो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल आपका नियम होता है, ठीक है, सुना होगा ना, कैपिटल जी वाली बात सुनी होगी, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ, या फिर भाई जो ग्रेविटेशन का नियम, गुरुत्वाकर्षण का नियम है यार, सुना होगा, न्यूटन ने दिया था। तो उसी की बात पूछ रहा, उसने कहा कि उसकी सहायता से हम इनमें से किसी चीज को एक्सप्लेन नहीं कर सकते। सूर्य के चारों ओर ग्रहों की गतियां, बिल्कुल भाई ग्रेविटेशन से ही होती, तो नियम तो लग सकता है। ज्वार भाटा भी ग्रेविटेशन से आता, लगेगा। तड़ित यानी बिजली चमकना, बिजली चमकने में ग्रेविटेशन का कोई खास रोल नहीं है, तो इसको उससे एक्सप्लेन नहीं कर सकते, यही आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, एक पार्टिकल है बच्चे, कुछ गतिज ऊर्जा के साथ ऊपर की ओर फेंका जाता है। जब पिंड अपने हाईएस्ट पॉइंट पर हो या अधिकतम ऊंचाई पे होता है तो उसकी गतिज ऊर्जा का क्या होता है। यहां तुम खड़े हो, यहां तुमने फेंका एक ऑब्जेक्ट को, और जितने ऊपर जाना था वहां यहां तक गया मान लो, तो इसने बोला कि जब यहां पहुंच गया तो उसकी काइनेटिक एनर्जी का क्या होगा। भाई काइनेटिक एनर्जी का मतलब होता है कितनी तेज स्पीड से जा रहे हैं हम, सीधी सी बात है। अब जब हम अपने हाईएस्ट पॉइंट पे, पत्थर एक बार जाएगा तो एक बार रुकता है फिर आता है, रुकने का मतलब हाईएस्ट पॉइंट पे जीरो होती है काइनेटिक एनर्जी। क्यों? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी किस में बदल जाती है, वो बदल जाती है मेरे भाई आपकी पोटेंशियल एनर्जी में। जस्ट अ सेकंड, यस हो गया। किस में बदल जाती है मेरे भाई, वो बदल जाती है सर पोटेंशियल एनर्जी में। तो देखो इसकी गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा में बदल जाएगी, ये रहा बी वाला ऑप्शन, सही आंसर हो जाएगा। 21 पे आ जाओ भैया। 1000 किलोग्राम और 10 किलोग्राम वाले दो आपके ऑब्जेक्ट हैं, 100 मीटर की दूरी पे रखे हैं। ये है 1000 किलोग्राम का ऑब्जेक्ट, ये है 10 किलोग्राम का ऑब्जेक्ट, दूरी इनके बीच की 100 मीटर की है। छोटे निकाय पर लगने वाले बल को ज्ञात करो, मतलब इसके कारण इसके ऊपर जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है वो बताओ। देखते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है। कैपिटल जी, m1 का मतलब 1000, m2 का मतलब 10, अपॉन में r स्क्वायर मतलब 100 का स्क्वायर मतलब 10,000। 1 0 से 1 0, 3 0 से 3 0, ये तो सब कट गया। यानी फोर्स किसके बराबर होगा, जो हमारा कैपिटल जी के बराबर होगा। कैपिटल जी को बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और उसकी वैल्यू होती है 6.67 इंटू में 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, ऐसी होती है। लेकिन यहाँ फोर्स पूछा है तो मेरे भाई फोर्स क्या होगा देख लो, कहाँ दे रखा है 6.67 या 6.7 कर सकते हो राउंड ऑफ करके, ये रहा ए वाले में, यही सही आंसर आ जाएगा यार, काहे डरते हो। बताओ जेल प्रहरी में आता है ये क्वेश्चन आपका। पृथ्वी पर एक व्यक्ति का जो भार है ना वो 72 किलोग्राम है, उसका चंद्रमा पर इनमें से कौन सा द्रव्यमान होगा। देखो भाई इसने बोल तो दिया कि व्यक्ति का भार, लेकिन दे रखा है किलोग्राम में। आम बोल चाल की भाषा में हम लोग भार बोलते हैं, लेकिन किलोग्राम में होता है मास। भार नहीं समझना है, आम बोल चाल की भाषा में भार भी लिखा हो तो भी मास समझना, क्योंकि किलोग्राम में है। जब भी भार होगा ना तो भार न्यूटन में होगा, जब भी आपको न्यूटन में दिया जाए तब उसको वेट समझना है, नहीं तो वेट नहीं समझना, मास ही समझना है। आपको बोला कि व्यक्ति का भार 72 किलोग्राम है, तो चंद्रमा पे क्या होगा, चंद्रमा पे भी 72 ही होगा, ध्यान रखना। व्यापम में याद है, ये भी आम बोलचाल की भाषा में दे रखा है ये क्वेश्चन, ठीक है ना। भार लिखकर किलोग्राम में दे दिया, समझना मास ही है वो, वही रहेगा। कभी घटा दो, है ना, कई बार अच्छी के 72 मत कर देना। 23 नंबर, एक मनुष्य का पृथ्वी पर 480 न्यूटन भार है, ये है भार, न्यूटन में दे रखा है, तब मानना है कि सर वो भार है, वेट है, वो मास नहीं है। यदि उसे चंद्रमा पे ले जाया जाए तो भार के साथ क्या होगा, छठे हिस्से का हो जाएगा। वहां पे ग्रेविटी छठे हिस्से की है तो 1/6 हो जाएगा, मतलब इसको 6 से भाग कर दो, वही आंसर आएगा। इसने उसे पूछा ही नहीं है। 24 का आ जाओ। पृथ्वी के पृष्ठ पर g का मान 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो पृथ्वी की जो रेडियस है 6400 किलोमीटर है। पृथ्वी का औसत घनत्व बताओ। औसत घनत्व यानी कि सर जी डेंसिटी पूछी है।
अब डेंसिटी कैसे निकल, डेंसिटी के लिए किस सिंबल का यूज होता है, रो का होता है ना। तो ध्यान रखो यहां पर स्मॉल जी दे रखा है और आपसे ये रो यानी डेंसिटी का पूछ लिया, तो इनके बीच का रिलेशन देखो ना, तुमने कभी कोई पढ़ा हो, तुम्हें याद आ रहा हो, रिलेशन बस तुम्हें पता होना चाहिए। रिलेशन एक थोड़ा थोड़ा मुझे याद आ रहा है सर, G इज इक्वल टू 4/3 पाई जी आर रो, ये था सर, ये रिलेशन है सर, ये स्मॉल जी और डेंसिटी के बीच का रिलेशन है, डिराइव किया था हमने। ये रिलेशन लगा देना, सारी वैल्यू, पाई की वैल्यू तुम्हें पता है, कैपिटल जी की वैल्यू पता है, रेडियस दे रखा है, डेंसिटी निकल के आएगी और जी की वैल्यू भी है, तो डेंसिटी निकालनी इस फॉर्मूले से निकल जाएगी। मैं ज़्यादा लोड नहीं लेता हूँ, आप लोग कैलकुलेशन करते रहना, बिजी रहना, एंगेज रहना इस चीज़ में। फिर आ जाओ भाई, 25 नंबर क्वेश्चन था रशिया में, हमारे शरीर का भार, द वेट ऑफ अ बॉडी, पृथ्वी के पृष्ठ पर, अर्थ के सरफेस पे हर जगह सेम होता है, हमारी पूरी अर्थ का जो सरफेस है ना, पूरे सरफेस पे भार जो होता है, हमारा वेट होता है, सेम होता है। गलत बात, नहीं होता सेम, हर जगह बदलता है। पोल्स पर अधिकतर होता है, ये बात सही है। हमारी इक्वेटर के ऊपर न्यूनतम होता है, ये भी सही है। समतल भूमि से पहाड़ी में कम होता है, ऊंचाई पे कम होता है, ये भी बात सही है। तीनों बातें सही हैं, 2 3 4 सही है, बाकी गलत है, यही सही आंसर दय वाला होगा। बात खत्म, ये क्वेश्चन तुम्हारे खत्म। तो बच्चे ये था तुम्हारे एमसीक्यू सेशन, और आई होप मजा आया होगा करने में। प्रिपरेशन को इतने ही शानदार अगर आपको करना है बच्चे, तो फिर जाइए संसारम एप्लीकेशन, द ओनली एंड ओनली आपका सिलेक्शन एमपी सेट की तरह से धमाका करने के लिए। अब जा करके देखो एक बार, कहाँ गए वो करोड़ों रुपए वाले संस्थान, 2 सिलेक्शन भी नहीं हुए बच्चे, 35 रिजल्ट सिर्फ एक ही बैच से अपने पास से गए हैं, और अब की बारी धमाका आप लोगों के लिए करना है। तो ठीक है बच्चे, मिलते फिर अपने अगले सेशन के अंदर। जय हिंद भाई।